मुश्किल नहीं है कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी ऑप्टिमिस्टिक। तो कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरआरबी पीओ मेंस का जो लास्ट का 22 डेज अराउंड बचे हुए हैं, उसमें आप किस तरह की प्लानिंग करेंगे, किस तरह की चीजों को करेंगे, सब कुछ मैं बताऊंगा। एग्जाम पैटर्न किस तरह का है, आपको मॉक कैसे अटेम्प्ट करना है, इन बचे हुए दिनों में जीए कैसे पढ़ना है, कंप्यूटर कैसे पढ़ना है, क्या चीजें करनी है, सब कोशिश करूंगा बताने की। तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा, कुछ भी स्किप मत कीजिएगा। शायद अगर वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो शायद ही कोई डाउट रहेगा। उसके बाद भी अगर कोई डाउट रहता है नीचे कमेंट कर दीजिएगा। अगर लगेगा कि सही है डाउट, जेन्युइन डाउट है, उस पर जरूर एक वीडियो और बना के मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, किस तरह के एग्जाम आते हैं और क्या पैटर्न फॉलो करता है। तो आपको पता ही है, मैथ्स आते हैं, रीजनिंग आता है, जीए आता है, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इवन स्टैटिक भी रहता है यहाँ पर। ठीक है, स्टैटिक पोर्शन भी रहता है, हिंदी या इंग्लिश होता है और कंप्यूटर आता है। तो जो कि मैथ के 40 क्वेश्चन रहते हैं, 50 मार्क्स के रहते हैं, हर क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का रहता है। सेम एज इट इज रीजनिंग के भी 40 क्वेश्चन रहते हैं, हर क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का रहता है और 50 मार्क्स के रहते हैं। अगर मेंशन कर दिया किसी आपके एग्जाम में कि कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है उसका आगे इंटू 2 करके लिखा हो, मतलब क्या है, वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो ऐसा भी होता है कभी कभी आरआरबीज में। ठीक है, और जीए में 40 क्वेश्चन होते हैं, 40 मार्क्स का होता है। हिंदी या इंग्लिश में भी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का होता है। लेकिन कंप्यूटर में 40 क्वेश्चन होते हैं 20 मार्क्स के, मतलब हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है, 0.5 मार्क्स का। ठीक है, और कोई सेक्शनल टाइम नहीं होता। इन सब को मिला के आपको मिलते हैं 2 घंटे। आपको मन करे तो 1 घंटा मैथ पे दे लो भैया, अगर आपको देना हो, बहुत ज्यादा स्कोर करना हो, आपके ऊपर रहेगा। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो रेस्ट आपके सेक्शन खराब हो जाएंगे। सेक्शनल कट ऑफ इसमें होती है, ये बात दिमाग में रखना। मैथ में, रीजनिंग में, जीए में, इंग्लिश में, कंप्यूटर में, अगर कंप्यूटर की सेक्शनल कट ऑफ 4 नंबर जाती है 20 नंबर में से, और आप 3.75 लेके आते हो, आपके टोटल जो ओवरऑल नंबर आ रहे हैं 115 आ रहे हैं आउट ऑफ 200, तब भी आप डिस्क्वालीफाई हो। आपको किसी भी एंगल से वो लोग पास नहीं करेंगे कि आपके कट ऑफ जा रही है 70 या 80 जा रही है और आपके नंबर आ रहे हैं 115 और आप जी इस कंप्यूटर में पाए हो 3.75, तो ना आप फेल हो, पास नहीं होंगे। ठीक है, ये बात दिमाग में रखना। अब देखो एग्जाम में कौन सा सीक्वेंस में आप ऐड कर अटेम्प्ट करोगे पेपर को, उसको मैं बता दे रहा हूँ। और उसको एग्जाम में खाली अप्लाई मत करना, इस चीज को आप पहले मॉक टेस्ट में अप्लाई कर लेना। मॉक जो देते हो उसमें अप्लाई कर लेना। अगर उसमें वर्कआउट करेगा, आपके लिए वर्क करेगा, देन इसको एग्जाम में इंप्लीमेंट करना, अदरवाइज मत करना। ठीक है, तो सुन लीजिए, मैं 2-3 मेथड बता दूंगा जिस तरह से भी रहे, क्योंकि कई सारे लोगों की क्वांट रीजनिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहती है, तो वो अभी मैं सीक्वेंस बताऊंगा। एक नॉर्मल सीक्वेंस जो आपको करना चाहिए, सबसे पहले क्या करना चाहिए आपको, जीए करना चाहिए। सबसे पहले जीए करना चाहिए, अभी टाइम नहीं बताऊंगा। जीए के बाद क्या करना चाहिए आपको, कंप्यूटर करना चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर के बाद क्या करना चाहिए आपको, आपको हिंदी या इंग्लिश करना चाहिए। इसके बाद क्या, क्वांट हो जाएगा आपका, या उसके बाद से रीजनिंग हो जाएगा। ये अभी मैं बता दूंगा। ठीक है, और कुछ लोग इसको अल्टरनेट भी कर सकते हो, पहले रीजनिंग कर सकते हो, बाद में क्वांट कर सकते हो, या आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, देखो ऐसा मैंने क्यों कहा, सबका कितना कितना क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन है, यहाँ पर भी 40 क्वेश्चन, यहाँ पर भी 40 क्वेश्चन। अगर आपने 40 क्वेश्चन जीए में कर लिया और आपको ये करने में कितने टाइम लगने चाहिए, मान लो आपको लगते हैं 10 to 15 मिनट्स मैक्सिमम ये लगने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए। इसी में रिवीजन वगैरह सब कर लेना। 10 से 15 मिनट में 40 क्वेश्चन अगर आपने कर लिया, जो भी आपको आते हैं आपने मार दिया, तो दिमाग तो नहीं ना लगा रहा है कि क्वेश्चन बैठ के सॉल्व कर रहे हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर या प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन कर रहे हो या पजल सॉल्व कर रहे हो। भाई इसमें जो आते हैं आपने वो करा, उसका छोड़ दिया। 10 से 15 मिनट में ये आपका 40 क्वेश्चन का जो बर्डन था दिमाग पर, जो बोझ था, वो खत्म। आपके दिमाग से एक सब्जेक्ट का टेंशन खत्म। ठीक है, कि मेरे 40 क्वेश्चन तो हो चुके, चाहे अच्छे हुए हो चाहे खराब हुए हो, और कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने देना है कि मान लो आपके 40 क्वेश्चन में 15 से 20 क्वेश्चन ही हो पाए, तो इंपैक्ट नहीं पड़ने देना कि तुक्के मार दूं मैं। ठीक है, आराम से रहना है। अगला सेक्शन करना है कंप्यूटर। इसमें भी मैक्सिमम कितने लगने चाहिए, 10 to 15 मिनट्स मैक्सिमम लगने चाहिए, करने में भी और रिवीजन करने में भी। तो ये आपने लगभग 20 से 25 मिनट में 80 क्वेश्चन का जो दिमाग से अपने बोझ था वो हटा दिया। तो ये 80 क्वेश्चन का दिमाग का बोझ हट गया, बचा हुआ 120 क्वेश्चन आपको करना है बचे हुए 90 से 95 मिनट में। ठीक है, समझ गए। अब अगला जो हिंदी है, हिंदी या इंग्लिश के लिए भी आप कितना टाइम दोगे। हिंदी यूजुअली जो फॉन्ट रहता है थोड़ा खराब रहता है, ये थोड़ी सी टफ यूजुअली 2-3 साल से आ रही है। इंग्लिश यूजुअली 2-3 साल से आसान रहती है। अब आपके ऊपर है कि कौन सा आप अटेम्प्ट करना चाहोगे, आगे मैं थोड़ा समझाने की भी कोशिश करूंगा अभी। ठीक है, अब ये इसमें जो करने में आपको लगना चाहिए कम से कम कितना, सॉरी सॉरी, अराउंड जो टाइम लगना चाहिए, कितना लगना चाहिए, 25 मिनट्स। इससे ज्यादा टाइम आप हिंदी या इंग्लिश को नहीं दोगे। ठीक है, तो ये 3 सेक्शन मिलाकर अगर यहाँ पर 10 से 12 मिनट, यहाँ से 12 मिनट लगाते हो, ये भी 25 मिनट लगभग यहाँ लगाते हो, तो लगभग 50 मिनट में आपने 120 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। आपके 50 मिनट, 1 घंटा पहले से ही 120 क्वेश्चन का बर्डन, मतलब 100 मार्क्स का जो अपने पेपर था वो सॉल्व कर लियो 50 मिनट में लगभग।
ठीक है, ये आप मॉक में इंप्लीमेंट करोगे तभी एग्जाम में इंप्लीमेंट हो पाएगा, नहीं तो इधर उधर हो जाएगा। ये तो 10 से 15 मिनट मैंने ज्यादा ही दिया, इससे कम ही टाइम में लोग कर देते हैं क्वेश्चंस को, लेकिन मैंने रिवीजन के लिए भी बोला हुआ है इसमें। ठीक है, तो 50 मिनट में आपके 120 क्वेश्चन खत्म। अब यहां से देखो तीसरा जो बच रहा है, चौथा सेक्शन क्वांट रीजनिंग, इसमें कोई सीक्वेंस नहीं होता, आप कोई भी कभी भी अटेम्प्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपका 1 बाय 1 खुलेगा, सेक्शनल टाइमिंग नहीं होता इसमें, याद रखना इस बात का। अब आपको मान लो क्वांट स्ट्रांग है, रीजनिंग थोड़ी सी कमजोर है, तो क्वांट पहले करना, रीजनिंग बाद में करना। ठीक है, अब इसको 2 स्टेप में करना है। देखो आपके पास बचे हुए 70 मिनट टोटल। पहले इसमें से 30 मिनट आप देना किसको, क्वांट को। मान लो स्ट्रांग क्वांट है, तब क्वांट को कितना मिनट दोगे, 30 मिनट दोगे। अब 5 मिनट यहाँ पर बचा लेना, 35 नहीं देने शुरू में, 30 मिनट देना। 30 मिनट में जो जो बन पा रहा है, इस तक नहीं होना क्वेश्चन में, जो जो बन पा रहा है उसको बना लेना। बनाने के बाद से क्या करना, जो 5 मिनट बचा हुआ उसको छोड़ दो, बाद में हम लोग यूज करेंगे। जो क्वेश्चन नहीं हो रहा उसको मार्क फॉर वेव कर देना, या वैसे ही स्किप कर देना। ठीक है, अब इसके बाद जो बचा हुआ 40 मिनट आपके पास है, जो बचे हुए 40 मिनट है, इनमें से अगेन 30 मिनट किस पे देना है आपको, रीजनिंग पे देना है। ठीक है, अभी इन रीजनिंग में 30 मिनट में जो जो बन रहा है आपसे, टफ पजल कभी अटेम्प्ट नहीं करना है, ट्रिकी आपको नहीं आ रहा, छोड़ दो, स्किप कर दो। ये नहीं कि 15 से 16 मिनट या 20 मिनट लगाकर आपने क्या किया, एक पजल बनाया, तो ये बेवकूफी रहेगा। नहीं आ रहा है, छोड़ दो, स्किप करो, टाइम बहुत रहता है अदर क्वेश्चन करने के लिए। अदर क्वेश्चन सॉल्व करो जो आपको आते हैं। 40 मिनट में से 30 मिनट आप किसको दोगे, आप रीजनिंग को। अब बचा हुआ लास्ट में फाइनल है 10 मिनट। ठीक है, अब ऐसे करने की कोशिश करोगे, यू विल गेट दैट। समझ रहे होगे क्या मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। लास्ट में जो 10 मिनट बचे हुए हैं, इनमें अगर आपको लगता है क्वांट में कर सकता हूँ, या पजल कोई बना सकता हूँ, या कोई मिसलेनियस पोर्शन मैंने रीजनिंग में छोड़ा, तो वो 10 मिनट में करने की कोशिश करो। या आप डिसाइड करोगे, आपका माइंड एग्जाम में डिसाइड करेगा या मॉक में डिसाइड करेगा, मैं डिसाइड करके नहीं बता सकता। ये 10 मिनट आपके पास लगभग आने चाहिए, जो लास्ट में क्वांट या रीजनिंग में से कुछ ना कुछ आप कर सको। समझ में आया? इस तरह से इस सीक्वेंस में आप पेपर को अटेम्प्ट करोगे। कई सारे लोग क्या बोलते हो, यहीं पे थोड़ा समझा दे रहा हूं मॉक प्लानर में ही, कि मैं क्वांट पहले अटेम्प्ट करना चाहता हूं। क्वांट पहले कर सकते हो, रीजनिंग पहले अटेम्प्ट करना कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मेरे लिए ये वर्क करता है, या तो ये चीजें आप कर सकते हो। लेकिन ये करने से क्या होता है, साइकोलॉजिकल जो प्रेशर रहता है दिमाग से खत्म हो जाता है। अगर आपने अराउंड 50 मिनट में 3 सेक्शन निपटा दिया, जीए, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश निपटा दिया, 120 क्वेश्चन का प्रेशर आपके दिमाग से हट गया, तो अगले 2 सेक्शन आपके ऑटोमेटिक अच्छे होते हैं। आप कर सकते हो। अगर आपको क्वांट रीजनिंग पहले करना है, जीए, कंप्यूटर, हिंदी को बाद में करना है, कर सकते हो, बिल्कुल, मैं मना नहीं कर रहा हूं। लेकिन ये एक साइकोलॉजिकल ऑर्डर था जिसको मैंने बताने की कोशिश किया। आपको मन करे तो फॉलो करो, अदरवाइज नहीं भी करो। ठीक है, बस समझाना की कोशिश था मेरा। अब अगला देखो क्या करना है, मॉक प्लानर। मॉक प्लानर क्या है, आज आपका है 2 सितंबर। ठीक है, 2 सितंबर है, आपके पास 25 सितंबर को एग्जाम है, तो आपके पास लगभग 22 दिन बचे हुए हैं। तो आप क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे कि अल्टरनेट डेज पर एक मॉक दें। ठीक है, अल्टरनेट मतलब आज आपने दिया, मान लो 2 सितंबर है, 3 सितंबर तक मान लो वीडियो देख रहे हो, तो 3 सितंबर को मान लो वीडियो आपने मॉक दिया, 4 को आपको मॉक नहीं देना है, फिर 5 को दे लेना, 6 को, 5 को दे लेना, 6 को नहीं देना है। ठीक है, ये क्यों, क्योंकि पढ़ना भी तो है, कंप्यूटर पढ़ना है आपको, जीए पढ़ना है, थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करनी है, तो ये चीजें भी करनी है ना, तो इसलिए डेली मॉक देना बेनिफिशियल नहीं रहेगा। ठीक है, मॉक आप क्या करेंगे, अल्टरनेट डेज पर मॉक को देंगे। ठीक है, अल्टरनेट डेज पर। ठीक है, आज दिया, अगले दिन नहीं देना है। ठीक है, अल्टरनेट डेज पर आपको मॉक देना है। ठीक है, समझ में आ गया, अल्टरनेट डेज पे मॉक देना है। एग्जाम जब नजदीक रहेगा, जब एग्जाम मान लो कि 25 तारीख को है, एग्जाम के एक हफ्ता पहले मतलब 16-17 तारीख से आप क्या करोगे, अगर आपका लगता है सब कुछ रिवीजन हो चुका है, सब कुछ तैयारी हो चुकी है, तब वहां डेली बेस से मॉक दे सकते हो, अदरवाइज मत देना। अगर आपको ये लगता है नहीं भाई मॉक में मेरे नंबर ठीक ठाक आ रहे हैं, तो वही एक हफ्ता पहले आप हफ्ते में खाली 2 मॉक टेस्ट दोगे। हफ्ते में खाली 2 मॉक टेस्ट दोगे और रिवीजन पे फोकस करोगे ज्यादा। किसका रिवीजन पे, जीए एंड कंप्यूटर का। ठीक है, समझ में आ रहा है ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपको लगता है कि आपके मॉक में नंबर ठीक ठाक आ रहे हैं, 70, 80, 90 नंबर आ रहे हैं, देन आप रिवीजन पे फोकस करोगे, आपके किसके, जीए एंड कंप्यूटर के। ठीक है, गॉट इट। आप देखो मॉक देना ही बड़ी बात नहीं होती है। जैसे अल्टरनेटिव्स पे आप मॉक दे रहे हो, लेकिन उसका एनालिसिस भी होना जरूरी है। आप 200 क्वेश्चन का मॉक दे रहे हो आउट ऑफ 200। अब इनमें से देखो थोड़ा सा मैं अलग बताने की कोशिश करूंगा, 200 आउट ऑफ 200 का एनालिसिस नहीं करना है। जो बकवास आपके पजल लग रहे हैं, जो लग रहा है इररिलेवेंट है, क्योंकि कुछ कंपनीज वाले बकवास पजल डाल लेते हैं आरआरबी पीओ में, लेकिन आरआरबी पीओ उतना भी टफ नहीं होता जितना टफ वो लोग डाल लेते हैं एसबीआई पीओ मेंस लेवल का। तो अगर आपको लगता है बहुत ही इररिलेवेंट है, 5-6 आपके पॉसिबिलिटीज बन रही है पजल में, मत करना वो पजल्स, टाइम वेस्ट मत करना, उस टाइम को कहीं प्रोडक्टिव जगह पर लगाना। बहुत बकवास टाइप की डीआई है जो आपसे बन ही नहीं रही है या हो ही नहीं पा रही है, छोड़ देना, 1-2 बार ट्राई करना, छोड़ देना। तो एनालिसिस तो आपको करना है, लेकिन बकवास क्वेश्चन को स्किप भी करने आना चाहिए, क्योंकि आप 200 आउट ऑफ 200 अटेम्प्ट करने नहीं जाते हो एग्जाम में। 200 आउट ऑफ 200 अटेम्प्ट कोई भी नहीं करता। लोग क्वेश्चंस को क्या करते हैं, मेंस में स्किप करते हैं। जो बकवास क्वेश्चन रहते हैं, इररिलेवेंट क्वेश्चन रहते हैं, उनको स्किप करते हैं, जिसकी वजह से उनके अटेम्प्ट क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। तो आपको ये चीज किस में करनी है, मॉक में पहले से ही करके जानी है। गॉट दैट।
तो आपको 200 आउट ऑफ 200 एनालिसिस का पावर ये आपको दिखेगा एग्जाम में। जब एनालिसिस अच्छे से करेंगे देन आपको फायदा होगा कि भाई मैंने अच्छा किया था, एनालिसिस अच्छे से किया था, क्योंकि मुझे यहाँ पर बेनिफिट हो रहा है। मैं पहचान रहा हूँ कि कौन से क्वेश्चन मुझे स्किप करने हैं, कौन से क्वेश्चन मुझे करने हैं। अगर क्वेश्चन आप स्किप करके अच्छे से करेंगे, अब स्किप का मतलब ये नहीं था 200 में 200 स्किप कर दो सिलेक्शन हो जाएगा। भाई जो क्वेश्चन इरेलेवेंट है, बकवास है, जो करने लायक ही नहीं है, उनको स्किप करना है, सबको नहीं स्किप करना है। ठीक है, अब मान लो पजल को ऐसे दी हुई है, 5 पॉसिबिलिटी बन रही है, 1 2 3 4 5, 5 आपसे बन ही नहीं रही है, आप या बना रहे हो तो उसको 20 से 25 मिनट में बना रहे हो उस पजल को। क्या फायदा है 20 से 25 मिनट में उस पजल को बनाने के लिए? आप एक पजल से सिलेक्शन ले लोगे नहीं ना। तो इस वजह से आपको ऐसे पजल्स को क्या करना है, इग्नोर कर देना है, हटा देना है। ठीक है, एनालिसिस सभी क्वेश्चन का करना है, लेकिन अगर कोई बकवास क्वेश्चन मिलता है उसको स्किप कर दोगे 1-2 बार ट्राई करने के बाद से। ठीक है, एनालिसिस बहुत जरूरी है। विदाउट एनालिसिस आप पेपर को अच्छा नहीं कर सकते हो, सीख नहीं सकते हो, आपके मार्क्स नहीं बढ़ेंगे, कुछ नहीं अच्छा होगा। ठीक है, चलो अगला बात करते हैं कैलकुलेशन। भाई कैलकुलेशन स्पीड तुम्हारी तो ये अच्छी होनी चाहिए, अगर नहीं अच्छी है तो मैंने बहुत बार बताया उसको जरूर अच्छा करने की कोशिश करो, क्योंकि ये जरूरत पड़ेगी आपको मेंस में भी। आपको नंबर सीरीज या कहीं पर कुछ ना कुछ क्वेश्चन मिलेगा जहां आप फास्ट कर सकते हो, टाइम लगाओगे दिन आपके लिए दिक्कत होगा। ठीक है, इसके बारे में जरा कुछ बोलूंगा नहीं, क्योंकि मेंस है, इसमें जरा कुछ टेबल वगैरह के लिए मैं नहीं बोलने वाला हूँ। अब देखो हिंदी ऑप्ट करोगे कि इंग्लिश ऑप्ट करोगे, देखो हमारे हिंदुस्तान में 2-3 तरह के लोग होते हैं भाई। पहला, जिनकी हिंदी बहुत सॉलिड होती है, तो ये लोग क्या करते हैं भाई, हिंदी ही अटेम्प्ट करेंगे चाहे कितनी भी टफ हिंदी आ जाए। या तो इनको इंग्लिश आती ही नहीं, इंग्लिश में नंबर ही नहीं आते, या श्योर नहीं रहते कि इंग्लिश में मेरे 40 में से 5 नंबर या 10 नंबर 20 नंबर जो कट ऑफ जाती है वो आएंगे कि नहीं आएंगे। दूसरी कैटेगरी में होते हैं कि इंग्लिश वाले बंदे होते हैं, जो ये श्योर रहते हैं, उनको इंग्लिश अच्छी आती है लेकिन हिंदी में वो श्योर नहीं रहते, सीबीएसई या एसएससी बोर्ड से पढ़े रहते हैं, उनको इंग्लिश में मार्क्स अच्छे आते हैं, तो ये श्योर रहते हैं भैया ये इंग्लिश ही अटेम्प्ट करेंगे। तीसरे कैटेगरी में मैक्सिमम लोग आते हैं जिनकी हिंदी इंग्लिश लगभग बराबर होती है भाई, हिंदी में भी लगभग 15-20 नंबर आते हैं, इंग्लिश में भी 15-20 आते हैं, तो ये कंफ्यूज रहते हैं कौन सा अटेम्प्ट करें। एग्जाम में एक चीज बता देना चाहते हो, जो ये हिंदी होती है इसका फॉन्ट थोड़ा अजीब आता है। पिछले 2020 में अच्छा आया हुआ था, लेकिन 2019 में बहुत ही खराब घटिया टाइप का फॉन्ट था। अब हिंदी अगर आप अटेम्प्ट करने वाले हो तो हिंदी यूजुअली 2 साल से थोड़ी सी टफ आ रही है, तो आप हिंदी सोच समझ कर अटेम्प्ट करना, या तो तैयारी करके जाना। अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि हिंदी कर लूंगा मैं, दिन करो भाई। अगर आपको लगता है नहीं मैं इंग्लिश में अटेंड कर सकता हूँ क्योंकि मेरे आगे एग्जाम इंग्लिश वाले हैं, मैंने इंग्लिश बहुत मेहनत से पढ़ाई किया है, इंग्लिश आप अटेंड करोगे। ठीक है, ये आपके ऊपर है, मेरे कहने से नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप जानते हो किसमें आप ज्यादा प्रोडक्टिव ला सकते हो, किसमें मार्क्स आप 30 अराउंड ला सकते हो या 25 प्लस ला सकते हो, ये आपको पता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, हिंदी की जो आपकी फॉन्ट थी खराब थी, और हिंदी का जो लैंग्वेज था वो लेंदी था, 19 में भी 20 में भी। 20 में थोड़ा आसान था, लेकिन 19 में बहुत ज्यादा लेंदी टाइप का आपका लैंग्वेज था हिंदी का। तो आप अगर हिंदी अटेम्प्ट करने वाले हो, रीडिंग स्किल अच्छी है, देन जरूर आप हिंदी अटेम्प्ट कर सकते हो और नंबर अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो, चाहे कितने भी टफ आए। बहुत सारे लोग तुक्के मार देते हो, 30 अटेम्प्ट है लेकिन नंबर आ रहे हैं 10 से 12 हिंदी में आ रहे हैं भाई। ठीक है, तो ये अगर ऐसे आपके आ रहे हैं भैया, इंग्लिश अटेम्प्ट करना, तुम्हारे इंग्लिश में ही नंबर अगर अच्छे आते हो। इंग्लिश थोड़ा यूजुअली हिंदी से आसान 2 साल से आ रहा है, फिर से बता दिया। ठीक है, ये आपके ऊपर है, मैं इसमें कुछ नहीं बोल सकता। मेरे कहने से अटेम्प्ट कर लिया, कहीं जाके एग्जाम में जाके आपने ब्लंडर कर दिया तब मुझे आके कोस हो गए, मैं इसमें कुछ नहीं बोलूंगा। बात करते हैं जीके की। देखो जीके के लिए 22 दिन आपके पास है, 22 डेज है। 22 डेज में आप कुछ 30 मार्क हंड्रेड वाला वर्क नहीं कर सकते हो। अगर आपने जीके अभी तक नहीं पढ़ा, अभी तक मान लो कुछ भी नहीं पढ़ा, डेली बेसिस पे नहीं पढ़ते थे या कुछ भी नहीं करते थे, देन एक सिंपल सा सजेशन है भाई, आप क्या करो, कहीं से भी जुगाड़ कर लो। तो मान लो कहीं से भी पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो आप, देखो 2 कैटेगरी वालों को बताऊंगा। पहला कैटेगरी सुन लो, जो डेली पढ़ते हैं उनके लिए भी बता रहा हूँ। पहले जो डेली अभी तक कुछ पढ़े नहीं, कुछ भी जीके में नहीं किया उन्होंने, बस मजा कर रहे थे, प्रीलिम्स क्लियर हो गया, अब वो सोच रहे जीए पढ़े तो पढ़े क्या। ठीक है, तो उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, वो क्या करोगे, सबसे पहले जुगाड़ कर लो, कहीं से भी टेलीग्राम वगैरह मिल जाएगा आपको। आप जो स्टडी आईक्यू की 300 वाली वीडियोस होती हैं और पीडीएफ होती है, स्टडी आईक्यू की जो 300 वाली वीडियोस होती हैं पीडीएफ होती हैं। देखो अब तुम ये सोच रहे हो 22 दिन में मैं 35 स्कोर कर दूंगा 40 में से जीए में, सपने में हो, नहीं हो पाएगा। ठीक है, पहले बता दिया नहीं हो पाएगा 35। तुम ये कोशिश करो 20 से 25 नंबर तुम्हारे आ जाएं, और उसके लिए स्मार्ट तरीके से पढ़ो ताकि इतने नंबर तुम्हारे आ जाएं। सपना मत देखो 35 वाला, 35 वाला उनका आएगा जो डेली बेसिस पे पढ़ा हुआ है। तुम लीड ले सकते हो कहां पर, क्वांट में, रीजनिंग में, अगर तुमने वहां पर पढ़ाई किया हुआ है, या हिंदी में लीड ले सकते हो। अब इसमें तुम 35 वाला स्कोर शायद ही कर पाओगे, अब कुछ अलग एक्सेप्शन आएंगे इसमें कुछ लोग। ठीक है, तुम पहला काम क्या करो, स्टडी आईक्यू के जो 300 वाली वीडियोस होती हैं भाई, जो मंथली वाली है, वो देख लो और पीडीएफ पढ़ लो उनके। ठीक है, समझ में आया, पहला काम तो तुम्हें ये करना है। दूसरा काम क्या करना है, जो कैप्सूल्स आता है, जैसे अड्डा का कैप्सूल हो गया, अड्डा का हो गया भाई, और ओलिव बोर्ड का हो गया, बहुत सारे निकालते हैं, उनमें से किसी ना किसी 2 लोगों का ले लो। लाइक एक अड्डा का एग्जांपल के फॉर्म में मैं बोल रहा हूँ, जरूरी नहीं कि ये लो, अड्डा का, ग्रेड अप, जिसका ही लेना हो भाई, मैं नहीं बोल रहा हूँ, और ओलिव बोर्ड, किसी का भी 2 लोगों का, इनमें से क्या करो, कैप्सूल लो और उन कैप्सूल को पढ़ डालो, अच्छे से रट डालो। ठीक है, ये तुम्हारे ऊपर रहेगा भाई कितना मेहनत से पढ़ोगे। ये 2 चीज तो कर लो। ठीक है, और कुछ मतलब छोटी छोटी चीज ये इसमें कवर हो जाएंगी, लेकिन अलग से तुम देख लेना,
जिसमें से क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम आते ही आते हैं। जैसे क्या हो गया, ओलंपिक्स अभी हुआ है ना रिसेंटली, अब उसमें तुम एक चीज रट के मत जाना कि गोल्ड मेडल इंडिया के लिए कौन कौन लेकर आया। पैरा ओलंपिक भी हुआ है, उसको भी देख लेना, वहां भी गोल्ड आया। ठीक है, ओलंपिक्स में अब ये तुम नीरज चोपड़ा रट के जाओ बैठ के, तो हर कोई पूरे दुनिया बच्चा बच्चा जानता है कि नीरज चोपड़ा इंडिया के लिए गोल्ड लेके आया। तो उससे रिलेटेड जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हुए हैं या कुछ भी ऐसा हुआ है, किसको हराया, इस तरह के क्वेश्चन तुम्हारे डीप में पूछेंगे, वो सब तो अच्छे से पढ़ लेना भाई साहब। ठीक है, तभी नंबर मिलेंगे। आईआईटी जो आपके न्यूज में रहती हैं उसको पढ़ लेना। ठीक है, जो आपके गवर्नमेंट स्कीम रहती है, गवर्नमेंट पोर्टल लॉन्च किया था उसको पढ़ लेना। यहाँ से फिक्स क्वेश्चन रहता है ना, जो आपके आरबीआई ने जो एक तरह से लाइक चार्ज लिया हुआ है, पैसा लिया हुआ है, क्या कहते हैं, इम्पोज कर दिया पैसा कुछ बैंकों पर, या उनका लाइसेंस रद्द कर दिया है, ये क्वेश्चन तुम्हारे आएंगे। एसबीआई न्यूज में क्यों है, आरआरबी न्यूज में क्यों था, ये क्वेश्चन आएंगे। मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो के हुए हैं रिसेंट में, उससे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, स्टेट वाले स्कीम वाले जो या स्टेट के पोर्टल थे उससे आपके न्यूज आएंगे। जो आरबीआई से रिलेटेड क्या क्या और चीजें हैं, इन सब से मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ से फिक्स क्वेश्चन रहते कि एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, तो ये सब चीज आप कर सकते हो, ये कर सकते हो 22 डेज के अंदर, और आपके 20 से 25 नंबर लगभग मिल सकते हैं आपको। अब 35 वाला अगर करोगे, सोचोगे हम 22 दिन में सब कुछ कर डालें, नहीं होने वाला भाई, तुम कंफ्यूज हो जाओगे, तुम्हारा क्वांट रीजनिंग वगैरह सब बर्बाद हो जाएगा। इसलिए स्मार्ट तरीके से इतना ही स्कोर करो, और आधा टाइम देना किस पर, क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश या हिंदी पर। समझ गए ना, ये आपको डेली वाले जो नहीं कर रहे थे, जो अभी करोगे, अभी सोच रहे हो कि क्या करें जीके में, उनके लिए था। अब डेली जो लोग कर रहे हो भाई, डेली जो पढ़े हो, वो खाली एक चीज पे फोकस करोगे, रिवीजन पर। जितना ज्यादा रिवीजन कर लो उतना अच्छा रहेगा। और एक चीज और बोलना भूल गया, ये करने के बाद अगर आपके पास टाइम मिलेगा, ये स्टडी को लगभग कितने होने चाहिए, 5 से 6 महीने। अभी महीने में बता दे रहा हूँ, देखो जैसे आपके पास, देखो अभी एग्जाम हो रहा है सितंबर में, तो 25 सितंबर तो 20 सितंबर तक तो तुम्हें करना है, 20 सितंबर, उसके बाद से अगस्त, जुलाई, जून, और एक महीना और मई, इतना महीना तो तुम्हें करना ही करना है। 1 2 3 4, 4.5 महीना लगभग तुम्हें करना ही करना है, ये चीज जो मैंने बोला है, इतना तो कर लेना भाई, तभी तुम्हारे अराउंड 20 नंबर मिल जाएंगे, अराउंड 50 से 55% स्कोर कर सकते हो। ठीक है, आप जो डेली बेसिस वाले की उनको तो टेंशन ही नहीं है। अगर तुम डेली बेसिस पे पढ़े हो, मेहनत से जीए और रिवीजन किए हो, तो तुम्हारे 30 प्लस मार्क्स तो आने चाहिए जीए में। अगर इससे कम आ रहे तो ना इंसाफ नहीं करो अपने हिसाब से। ठीक है, अब तुम क्या करोगे भाई, खाली रिवीजन करोगे, नथिंग एल्स, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। रिवीजन करोगे, कौन कौन सी मंथ करोगे, देखो 20 सितंबर से लेके, लालच मत करना ये वाले लोग कि ये वाला हम भी कर ले। 20 सितंबर हो गया, फिर अगस्त हो गया, जुलाई हो गया, उसके बाद जून हो गया, मई हो गया, अप्रैल हो गया, फिर मार्च हो गया। प्लस क्या करोगे तुम लोग, और जो आपका बजट आया था, ठीक है, और इसी के साथ जो आपका फोरम आया था, वो सब, ये सारी चीजें आप करोगे प्लस करके। ठीक है, ये सारी चीजें आप रिवीजन अच्छे से करोगे, और इतने मंथ तो कम से कम कंप्लीट आपके होने चाहिए डेली बेसिस वाले जो करते थे। रिवीजन बहुत अच्छे से होना चाहिए, जिस भी सोर्स से करते थे करते रहना। तुम्हें कैप्सूल वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा रिवीजन ही मोर देन एनफ रहेगा। ठीक है, तो ये चीज समझ गए, ये जीए में आपको करना है। जीए में देखो 2-3 चीज और आता है, जैसे स्टैटिक हो गया, तो जरा परेशान ना हो, स्टैटिक जो न्यूज में रहता है वही आता है, कुछ अलग नहीं आता है। कुछ क्वेश्चन जो आपके इररिलेवेंट आते हैं, 4-5 क्वेश्चन जो आपके रहते हैं 40 क्वेश्चन में से इररिलेवेंट रहते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन से पूछ लेते हैं या कुछ जीके टाइप का पूछ लेते हैं, ये आता है, पिछले 2-3 साल से आ रहा है। तो उसे परेशान मत होना, ये कोई भी नहीं जानता। अगर आपको आता होगा तो आप कर लोगे, नहीं आता होगा आपको स्किप करना पड़ेगा। आपको नहीं, सबको स्किप करना पड़ेगा, समझ में आया ना। जैसे कुछ भी पूछ लेता है कॉन्स्टिट्यूशन से, ये राइट है कि नहीं है, जैसे कि कब इम्पोज हुआ था फर्स्ट इमरजेंसी, ये सब क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो आरआरबी ये सब पूछ रहा है पिछले 2-3 साल से, तो परेशान मत होना। अगर 4-5 क्वेश्चन ऐसे आते हैं तो टेंशन मत लेना, लेकिन मैक्सिमम स्टैटिक जो न्यूज में रहता है वही आता है। उसके बाद से आपके पास जो बैंकिंग अवेयरनेस रहता है और जो फाइनेंशियल अवेयरनेस रहता है, इनसे भी क्वेश्चन आते हैं, और ये वही क्वेश्चन आते हैं जो आपके न्यूज में रहते हैं, कुछ अलग नहीं रहता है। जैसे एग्जांपल के फॉर्म में मैं बोल देता तुम्हें आरबीआई ने किसका लाइसेंस रद्द किया, किसका लाइसेंस हटा दिया, तो ये सब भाग है ना बैंकिंग और फाइनेंशियल में, तो अलग से नहीं कुछ करना है। ठीक है, ये टर्म्स रहेंगे कि कौन सा बैंक क्यों न्यूज में है, ये सब टर्म्स रहेंगे, कुछ अलग नहीं है इसमें, परेशान मत होना। पहला चीज फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ कि भाई अगर आपने डेली नहीं पढ़ा तो स्टडी आईक्यू का वीडियो का जुगाड़ करो कहीं से भी, और उसको 300 वाले वीडियो 4-5 महीने का देख डालो अच्छे से रिवीजन के फॉर्म में। कैप्सूल्स पढ़ डालना, 2 कोई भी ले लेना कैप्सूल, उसको पढ़ डालना, प्लस उसके बाद रिवीजन कर लेना। सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना, जरूर चीजें अच्छी हो जाएंगी। और जो लोग डेली बेसिस पे क्यों, इतने महीने की जरूर रिवीजन अच्छे से करना, आपके नंबर जरूर बहुत अच्छे आएंगे। प्लस बजट वगैरह पढ़ लेना अच्छे से, ओलंपिक्स वगैरह आपको भी पढ़ने हैं, बहुत अच्छे से पढ़ना भाई। डीप डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब डायरेक्टली एग्जांपल के फॉर्म में अगर आपसे मैं बोलूं नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता, भाई जरूरी नहीं है कि यही पूछा जाएगा। अब ये पूछ सकता है कि किसको हरा के जीता, ठीक है, ये कौन से गेम में जीता, और या इवन ये भी पूछा सकता है जो उसने जेवलिन जैसे हो गया ना, जो उसने भाला फेंका था वो भाले का वेट क्या था। ठीक है,
कुछ भी पूछ सकते हैं भाई, तो इसलिए थोड़ा पढ़ लेना डिटेल में सब, ठीक है जी। ये समझ में आ गया। अब अगला बात करेंगे मैथ्स में। मैथ्स में देखो कुछ अलग से पढ़ नहीं सकते हो अभी। मैथ में यही मेंस का सिलेबस है भाई, नंबर सीरीज टाइप का आपका आता है, जो कोई कभी कभी एक आध क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं नंबर से न्यू टाइप वाले जो रहते हैं। क्वाड्रेटिक भी आपका दिख जाएगा, हो सकता है पॉसिबिलिटी के फॉर्म, इनइक्वालिटीज और डाटा सफिशिएंसी। ये प्रीलिम्स लेवल वाली कभी नहीं दिखेंगे, याद रखना, अच्छा लेवल थोड़ा सा रहता है, ठीक है। जो नंबर सीरीज देखने को यूजुअली मिलता है, लाइंस दिए रहते हैं, फिर यहाँ पर एक मिसिंग नंबर रहता है, उसी को बताना रहता है, इससे रिलेट करके दोनों लाइन से यूजुअली ऐसा ही आता है। अब जैसा भी इस बार आए, ठीक। और उसके बाद क्या कहते हैं, चैप्टर बेस्ड डीआई रहती है, जिसे अरिथमेटिक बेस्ड डीआई भी कहते हो। मिसिंग डीआई रहती है, कैसलेट रहती है। और प्रोबेबिलिटी बेस्ड आपके मैक्सिमम टाइम क्या आई हुई है आपकी, डीआई आई हुई है 2-3 साल से हमेशा आरआरबीपीओ में लगभग एक डीआई जरूर प्रोबेबिलिटी बेस पे दी हुई है। तो इसके लिए मैं बताऊंगा कि क्या करोगे क्या नहीं करोगे, पहले देख लो। ये अरिथमेटिक सिलेबस है, कुछ पढ़ नहीं सकते हो कि भाई अरिथमेटिक, तुम अगर ये सोचो कि अभी हम पढ़ सकते हैं, सपने में हो, अभी नहीं पढ़ सकते हो। मैंने बहुत बार बोला था कि पढ़ लो मेहनत से, तभी काम में आएगा, ठीक है। रीजनिंग का देख लो सिलेबस, अभी मैं बताऊंगा सबको कि क्या करोगे, किस तरह से करोगे। रीजनिंग में ये मेंस का सिलेबस है भाई, डाटा सफिशिएंसी आने वाला है, सिलॉक्स इनइक्वालिटीज आने वाली है, कोडेड, ये सारा जो रहता है कोडेड वाले मैक्सिमम चांस रहते हैं आने के। कोडिंग टू कोडिंग कोडेड वाले जो रहते हैं वो आएंगे, न्यू टाइप वाले। डायरेक्शन डिस्टेंस न्यू टाइप वाले आने के चांसेस रहते हैं। ब्लड रिलेशन भी कोडेड रहता है, और कोडेड मशीन इनपुट आउटपुट रहता है। तो ये सब जितना भी रहता है ये इजी पिक रहते हैं, कर सकते हो। उसके बाद आपके पास पजल का सेक्शन आता है, उसके बाद क्रिटिकल रीजनिंग आता है। ये चीज मेंस में आते हैं और कुछ नहीं आता इसके अलावा, ठीक है। इसको छोड़ो, बकवास है ये। अब देखो मैथ और रीजनिंग में क्या करोगे, मतलब किस तरह की तैयारी करोगे मैथ रीजनिंग में, उसको थोड़ा सा समझ लो। पहला चीज तो आप मॉक दे रहे हो, ठीक है। छोटी सी वीडियो में, बहुत बड़ी वीडियो नहीं बना रहा हूँ। मॉक दे रहे हो, मॉक एनालिसिस भी कर रहे हो, तो वहां से प्रैक्टिस तो हो ही रही है। लेकिन आपको लगता है नहीं मुझे और करना है, क्योंकि मैंने जीए पढ़ लिया, प्लस कंप्यूटर भी कर लिया, प्लस हिंदी भी कर लिया, मेरा रिवीजन हो गया अच्छे से, अब मुझे और भी पढ़ने की कोशिश करना है। तो आप एक्स्ट्रा से क्या करोगे, एक्स्ट्रा से डीआईस की प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। एक्स्ट्रा से मेंस ओरिएंटेड पजल्स की प्रैक्टिस करोगे, एक्स्ट्रा से क्या करोगे, क्रिटिकल रीजनिंग की प्रैक्टिस करोगे। अगर तुम्हारी क्रिटिकल रीजनिंग बार बार गलत हो रहे हैं एग्जाम्पल के फॉर्म में, तो कोशिश करो 15 से 20 क्वेश्चन क्रिटिकल रीजनिंग के डेली बेसिस पे लगाओ। तो इससे क्या होगी, तुम्हारी एक्यूरेसी बढ़ेगी और तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। जब अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी तो यहाँ पर एक्यूरेसी क्रिटिकल रीजनिंग में देखने को मिलेगी। क्रिटिकल रीजनिंग कोई सिखा नहीं सकता आपको, आपको खुद ट्राई करना पड़ेगा, इसे मेहनत से ट्राई करिए, तभी चीजें बदलती नजर आएंगी। तो ये एक्स्ट्रा अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस जरूर करना मॉक के बाद, ठीक है। ये होना चाहिए, करोगे फायदा मिलेगा, ठीक है। मैथ रीजनिंग में जरा कुछ करना नहीं भाई, यही करना है। अब आप देखो, ये नहीं कि इररिलेवेंट सा डीआई लेके बैठ गए हो, इररिलेवेंट सा पजल लेके बैठ गया और उसी को लगा रहे हो 2-3 घंटे तक, ये मत करना। ये करोगे फालतू का टाइम वेस्ट होगा। उसके बेसिस पे जो चीजें आपको आ रही हैं, जो चीजें लग रही हैं कि ये मुझसे बन सकते हैं, एग्जाम में मैं कर सकता हूँ, वो चीजें करने की कोशिश करिएगा। अब आपको लग रहा है कोई डीआई है, इतनी टफ डीआई है कि आपसे वो करीबन 40 मिनट में बनी, तो एग्जाम में क्या ये डीआई तुम अटेम्प्ट करने वाले हो, बिल्कुल नहीं अटेम्प्ट करोगे। तुम डीआई देख के छोड़ दोगे, कोई अगला क्वेश्चन जो डुएबल लगेगा उसको करने की कोशिश करोगे। तो वही चीज तुम्हें मॉक में भी करनी है, प्रैक्टिस में भी लानी है। अब ये मेंस दे रहे हो भाई, निकालना है तुम्हें, मास्टर नहीं बनना है, ठीक है। ये बात समझ में आ गया ना मैथ रीजनिंग का। अब मैं ज्यादा कुछ मैथ रीजनिंग भी बोलूंगा नहीं इसमें। अगला बात कर लेते हैं हम लोग हिंदी की। देखो हिंदी में जरा कुछ है नहीं भाई कि इसके लिए किताब पढ़ रहे हो, ग्रामर पढ़ रहे हो, संधि वगैरह पढ़ रहे हो, ये सब ऐसा कुछ है कि नहीं। आपकी रीडिंग स्किल हिंदी में अच्छी होनी चाहिए। उसके लिए आपका संपादकीय पेज जो होता है ये पढ़ना जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रीडिंग स्किल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो वर्ड्स रहता है ना, जो ये वर्ड्स रहता है संपादकीय पेज में, एडिटोरियल में ना, वो बहुत अच्छे यूज किए जाते हैं। और ऐसे ही वर्ड्स आपको एग्जाम के पैसेज में, एग्जाम के क्लोज टेस्ट में, एग्जाम के फिलर्स में, एरर्स में देखने को मिलते हैं। आप जब जाओगे वहां पर, जो आप मॉक में दे रहे हो ना, मॉक में जिस तरह के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो उस तरह का लैंग्वेज देखने को ही नहीं मिलेगा। मॉक वाले तो आसान आसान बनाते हैं, आप 30 प्लस में लेके आ रहे हो, एग्जाम में जाके 12 नंबर भी नहीं आए आपके हिंदी में। ये हुआ होगा, बहुत सारे लोगों से रिलेट कर रहे होगे बहुत सारे लोग ना। तो ये गलती मत करना, रीडिंग पे ज्यादा फोकस करना, और कोशिश करो कि अच्छे अच्छे आरसी सॉल्व करो जहां पर लैंग्वेज अच्छी हो, ठीक है। अगर आपने अच्छे आरसी सॉल्व किए तो एग्जाम में आपको हिंदी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब कोई बुक पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला, तुम जाके संधि पढ़ रहे हो, ग्रामर पढ़ रहे हो हिंदी की, कुछ नहीं होने वाला उससे। तो उससे अच्छा इंग्लिश अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है। आप संपादकीय पेज पढ़ो, रीडिंग अच्छी होनी चाहिए, मॉक जिस तरह देते हो उसको अच्छे से अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, लैंग्वेज अच्छे से समझने की कोशिश करो। और जब एडिटोरियल जब पढ़ रहे हो तो वहां पर आपको लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए, जैसे दीर्घकाल हो गया, तो ये वर्ड्स आपके आने चाहिए समझ में कि क्या मतलब होता है ना। वर्ड्स समझ में जरूरी है, सीक्वेंस समझ में आना चाहिए कि क्या कहने की कोशिश ऊपर से नीचे कर रहा है। 10 बार आपको पढ़ना ना पड़े पैसेज, क्योंकि वहां पर लैंग्वेज जो रहता है अच्छा थोड़ा देखने को मिलेगा, और इतना भी टफ नहीं रहता कि आप कर ना पाओ, आप डर जाते हो कि क्या करूं क्या नहीं करूं, ठीक है। हिंदी समझ में आ गया। लास्ट बात करेंगे इंग्लिश की। इंग्लिश में भी देखो जरा कुछ ऐसा है नहीं। हिंदी में एक चीज और थोड़ा सा मुझे ऐड करना था, डेली बेसिस पे कोशिश करना आरसी की प्रैक्टिस आपकी डेली बेसिस से कम हो।
4-5 आरसी डेली बेसिस पे आप सॉल्व करोगे हिंदी में, ठीक है। कोलोज टेस्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आरसी कर रहे हो तो ये करने की जरूरत नहीं है। प्लस रीडिंग जितना कर सको उतना करना संपादकीय पेज की, ठीक है। डेली बेसिस पे पढ़ना, जरूर अच्छे से पढ़ना क्योंकि वर्ड्स उसमें बहुत अच्छे रहते हैं। कोई भी न्यूज़पेपर ले सकते हो इसके लिए, जो भी आपके वहां पर आता हो, ठीक है। ये आरसी हो गया। आरसी के बाद से आपके पास जो एरर्स होते हैं, अगर आपके पास टाइम है, क्विजेस में आप प्रैक्टिस कर सकते हो। याद रखना, ये जो क्विजेस का लेवल रहता है उतना एग्जाम का लेवल के बराबर नहीं रहता है। एग्जाम में थोड़े से वर्ड्स आपके अच्छे देखने को मिलते हैं, 2-3 साल से देखने को हिंदी में मिल रहे हैं। देन केयरफुल होकर करना और अपने ऊपर विश्वास रखना, सबसे जरूरी बात है ये। अगर आपने पढ़ा, अब इसके लिए बैठ के यूट्यूब वीडियोस देखो, ये देखो, कुछ फायदा नहीं मिलने वाला भाई। तुम जितना अपने आप से एफर्ट लगाओगे ना, वो फायदा मिलेगा तुम्हें। तो इसलिए अपने आप से एफर्ट लगाओ, जो भी चीजें हैं, रीडिंग में फोकस करो, सॉल्व करने फोकस करो, सेक्शनल टेस्ट दो, सेक्शनल टेस्ट दो। सेक्शनल टेस्ट देने के बाद से जो आपके पास क्विजेस है उसको सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद से आरसी सॉल्व करो। टाइम दो, थोड़ा सा 2-3 घंटे टाइम दो, ठीक है। तभी कुछ यहाँ पर अच्छे होंगे और कोई रास्ता नहीं है कि मैं कुछ और अलग सा बता दूंगा। अब देखो बात करते हैं अगला इंग्लिश में। इंग्लिश में कुछ नहीं है भाई, रीडिंग स्किल आपकी जरूरी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद से आपकी क्या होनी चाहिए, यहाँ पर भी डायरेक्टली मैं बता दे रहा हूँ, आरसी कम से कम अगर आप इंग्लिश अटेम्प्ट करने वाले हो, 4-5 आरसी डेली बेसिस पे सॉल्व होनी चाहिए। आपके क्लोज टेस्ट सॉल्व करो या ना करो, लेकिन आरसी जरूर होनी चाहिए 4-5 सॉल्व, ठीक है। उसके बाद से इसका एनालिसिस तो होना चाहिए। एरर्स हो गए, फिलर्स हो गए ना, ये आसान आता है। इंग्लिश जो रहता है हिंदी के कंपेरिजन में 2-3 साल में ईजी आ रहा है, ठीक है। ये ईजी आ रहा है, टफ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप स्कोर ज्यादा कर सकते हो अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी अच्छी है। क्या भरोसा इस बार इंग्लिश टफ कर दे, हिंदी आसान कर दे, कुछ भी हो सकता है। तो ये इस भ्रम में मत रहना कि इंग्लिश इस बार भी आसानी आएगी, लेकिन आप देख सकते हो, ठीक है। अब देखो आपका आरसी हो गया। आरसी के बाद से जो एरर्स हो गए, पैराजम्बल्स हो गए, आपके फिलर्स हो गए, या कुछ भी इस तरह के जो मिसलेनियस पोर्शन है, इनकी प्रैक्टिस थोड़ी थोड़ी आप करोगे। इसके लिए क्या करोगे, आप सेक्शनल टेस्ट आप कोशिश करोगे दो, जितना दे सको उतना दो, प्लस क्विजेस सॉल्व करोगे जितना करो। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। आप ये बैठ के पढ़ोगे, बुक से पढ़ लेंगे, नहीं। आप इतने कम दिनों में कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसा कुछ पढ़ने वाला काम प्रीलिम से पहले होता है, यहाँ पर खाली प्रैक्टिस पे फोकस करना है आपको, ठीक है, समझ गए। और इसके अलावा कुछ बच नहीं रहा है भाई। फिर से एक बार छोटा सा रिवीजन मैं कर दे रहा हूँ कि क्या करोगे, किस तरह से करोगे। ज्यादा बड़ी वीडियो मेरा बनाने का कोई मोटिव नहीं था, इधर तो बता ही दिया सारा मैंने। जीए में फिर से रिवाइज कर दे रहा हूं एक बार। जीए में अगर आप एस्पिरेंट हो भाई, डेली बेसिस पे नहीं पढ़े हो, कुछ भी नहीं जीए पढ़े हो, तो क्या करोगे, फिर से रिवाइज करो। स्टडी आईक्यू के वीडियोस का और पीडीएफ का कहीं से भी जुगाड़ करो, जुगाड़ करके पढ़ो, उसको देखो अच्छे से। वीकली वाला देखना, डेली वाला नहीं देख सकते हो। उसके बाद से कोई भी कैप्सूल 2 ले लो, चाहे अड्डा, ग्रेडअप, ओलीबोर्ड, जितने भी निकालते हो उनमें से कोई भी 2 पिक करो, दोनों को पढ़ लो अच्छे से। उसके बाद 2-3 बार रिवीजन भी कर लो अच्छे से। रिवीजन बहुत जरूरी है, रिवीजन नहीं करोगे नंबर नहीं आएंगे। तुम 30-35 नंबर, 40 नंबर में से 40 नंबर नहीं ला सकते हो इतने कम दिनों में। 20-25 जो डिसेंट स्कोर है वहां तक पहुंच सकते हो अगर थोड़ा मेहनत करोगे, स्मार्ट तरीके से पढ़ोगे। कुछ और जो मैंने बताए थे, लाइक मिलिट्री एक्सरसाइजेस हैं, गवर्नमेंट पोर्टल्स हैं, स्कीम्स हैं, स्टेट आपके पोर्टल्स स्कीम है, आईआईटी जो न्यूज में ओलंपिक्स है, या एटसेट्रा, या आरबीआई ने किन बैंकों के ऊपर जुर्माना लगाया है, ये सारी चीजें आप कर सकते हो जहां से आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ये जरूरी है करना। जो डेली बेसिस पे किया भाई, वो रिवीजन खाली करोगे। 20 सितंबर से लेके अप्रैल या मार्च तक का रिवीजन करोगे, प्लस बजट वगैरह उसमें इंक्लूड करोगे रिवीजन करने के लिए। और आपके नंबर जीए में कम से कम 30 प्लस आने चाहिए, ठीक है। जीए हो गया। आप जीए के लिए स्टैटिक वगैरह के लिए परेशान मत होना, 4-5 क्वेश्चन इरेलेवेंट आपको देखने को मिलेंगे, उसके लिए थोड़ा भी टेंशन मत लेना, जरूर आप चीजें अच्छी करोगे। 30-35 भी कर दिया, मोर देन एनफ रहेगा, ठीक है। जीए के बाद क्या होता है आपके पास, मैथ है। मैथ और रीजनिंग में ज्यादा कुछ नहीं करना है। मॉक दोगे, सेक्शनल टेस्ट दोगे, उसके बाद से एनालिसिस करोगे उसको अच्छे से। एनालिसिस करने के बाद से क्या करोगे, एनालिसिस करने के बाद से चीजें अगर टाइम बचती हैं, देन एक्स्ट्रा में क्या करोगे, आप पजल्स करोगे मेंस लेवल। एक्स्ट्रा में डीआईज करोगे प्रैक्टिस, और वही डीआई करोगे जो एग्जाम ओरिएंटेड आ सकती हैं, जो आ सकता है। आपका लेवल तो अभी पता चल ही चुका होगा कि क्या किस लेवल का आता है। तो अब ये नहीं रिलेवेंट एसबीआई पीओ मेंस टाइप का डीआई तूने पजल ले लिया, डीआई ले लिया, सॉल्व कर रहे हो बैठ के, ये बेवकूफी रहेगा। इसी एग्जाम ओरिएंटेड खाली करना, और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हिंदी में खाली संपादकीय पेज पढ़ोगे, आरसीज की प्रैक्टिस करोगे, सेक्शनल टेस्ट दोगे, क्विजेस पे फोकस करोगे, और प्रैक्टिस पे मेनली फोकस करोगे, कुछ और नहीं कर सकता। कोई यूट्यूब चैनल, कोई भी आपका पीडीएफ आपको यहाँ पर सर्वाइव नहीं करवा सकता जब तक आप खुद नहीं रीड करोगे, खुद सॉल्व नहीं करोगे, खुद सेक्शनल टेस्ट नहीं दोगे, खुद क्विजेस नहीं दोगे, और एनालिसिस नहीं करोगे, और चीजों को सही नहीं करोगे। अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारे लोग 30-35 स्कोर करते हैं हिंदी में मॉक में, लेकिन वहां जाके 10-12 नंबर भी नहीं आते उनके। तो ये चीज आपके साथ ना हो, इसे मेहनत करना, हल्के मत लेना। इंग्लिश में भी सेम चीज यही करोगे। इंग्लिश में जरा कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। आरसी की प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। 4-5 आरसी डेली बेसिस पे लगाओगे, मिसलेनियस पोर्शन की प्रैक्टिस करोगे। उसके बाद से जो सेक्शनल टेस्ट हैं, जो क्विजेस हैं, उसको जरूर करोगे। एक और चीज बचता है कंप्यूटर का। कंप्यूटर मैंने बताया नहीं, कंप्यूटर के लिए जरा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि इतना टफ आएगा, कुछ ऐसा नहीं आता भाई कि आपसे इतना भयानक चित्र ओ लेवल की चीजें पूछ ली जाएंगी। आपसे 40 क्वेश्चन रहता है, 20 नंबर का मार्क्स रहता है, 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं आपके,
तो इसमें क्या करना है, कोई भी जैसे ओलिव बोल्ड का जो ओलिव बोर्ड रहता है, इसका बोल्ट एक सीरीज का आपका कंप्यूटर का पीडीएफ आता है, पढ़ लो उसको अच्छे से। मैंने बहुत बार पीडीएफ दिए हुए आपको, उसको 2-3-4 बार पढ़ लो। अब कई लोग बोलोगे ये नहीं आता भाई, तुम्हें 40 में 40 अगर सही करना है तो ये चीजें पढ़ने से खाली नहीं कर पाओगे, लेकिन मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनको 10-15 नंबर कम से कम मिल जाए आराम से। तो ये चीज पढ़ लो अच्छे से, पढ़ने के बाद से जितने हो सके उतने क्विजेस सॉल्व करो, ठीक है। जरा टेंशन मत लो, तुम्हारे 20 में 20 नहीं आए कोई दिक्कत नहीं, तो मैथ रीजनिंग में ला लेना नंबर। क्विजेस सॉल्व करो, सेक्शनल टेस्ट दो खूब सारा, जितना दे सकते हो दो, और गलतियों पे काम करो, ठीक है। छोटे छोटे चीज, ज्यादा इतना टफ नहीं रहता, तुम चीजों को सही कर सकते हो। और तुम्हें 40 में 40 सही करना है भाई, तुम जाके पढ़ो पेड कोर्सेस या वहां से, कोई जरूरत नहीं कि कहीं पर और पढ़ने की। तुम अगर 10 से 15 नंबर भी ला लेते हो ना, बहुत मोर देन इनफ रहेगा। थोड़ी सी और चीजें समझाना चाहूंगा तुम्हारा यहाँ पर। मान लो यहाँ पर तुम्हारा क्वांट है, ठीक है, रीजनिंग है, उसके बाद से हिंदी है या इंग्लिश है, उसके बाद से आपके पास जीए है, कंप्यूटर है। मान लो तुमने क्वांट में क्या किया, तुम्हारी क्वांट अच्छी है, तुमने क्वांट में अराउंड कर दिया स्कोर 20 से 25 नंबर स्कोर कर दिया, ठीक है। रीजनिंग में भी अराउंड क्या कर दिया, 20 से 25 स्कोर कर दिया। हिंदी या इंग्लिश अटेम्प्ट किया, वहां पर भी 20 से 24-25 नंबर स्कोर कर दिया। जीए में भी अराउंड आपने क्या किया, 20 से 22 स्कोर कर दिया। कंप्यूटर में क्या किया, 10 से 15 स्कोर कर दिया। तो अगर आप इन सबको ऐड करोगे, आराम से आप अराउंड 100 मार्क्स के करीब पहुंच जाओगे। और मैक्सिमम स्टेट में ये 100 मार्क्स लगभग मोर देन एनफ है, अगर लास्ट ईयर की तरह पेपर आता है। समझ में आया ना। तो आप जरूरी नहीं है कि पूरे पूरे करो, 50 में 50 यहाँ लेके आना है, यहाँ 50, जरूरी नहीं कि मैंने 20 बोला तो 20 लेके आओ। तुम्हारी क्वांट अगर स्ट्रॉन्ग है तो 30 भी ला सकते हो, रीजनिंग अगर स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ पर 30-35 भी ला सकते हो भाई। हिंदी तुम्हारी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, 30-35 यहाँ से ला सकते हो। तो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो केयरफुल होकर करो, जरूरी नहीं कि कंप्यूटर में 20 में से 20 लेके आओ, 10-15 भी आ गए मोर देन एनफ है। क्योंकि कट ऑफ कितनी जाती है, 4 नंबर, 3 नंबर, 4.5 नंबर, यही कट ऑफ जाती है ना। जो आपको दिखता है 8.5, 8.75, 9.5, ये आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस में रहता है, मार्क्स नहीं रहता। ये जब 0.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब कट ऑफ निकलती है इसकी। समझ में आया ना। तो टेंशन मत लो, मेहनत से पढ़ना, चीजें जरूर अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। होपफुली सब कुछ समझ में आया होगा। जरा कुछ बताने की कोशिश नहीं किया, बड़ी वीडियो नहीं बनाने की कोशिश किया, ताकि आप सभी लोग छोटे से वीडियो में अच्छे से समझ जाओ, ठीक है। प्रैक्टिस से फोकस करो भाई, जरूरी है प्रैक्टिस से फोकस करना। मॉक दो, एनालिसिस करो, गलतियों पे काम करो, और चीजों को सही करने की कोशिश करो। अगर आपके नंबर 40 नंबर भी आ रहे हैं, 50 नंबर भी आ रहे हैं, मॉक में 200 में से 60-70 आ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज मॉक नंबर से याद आया मुझे, मॉक इररिलेवेंट टाइप का मॉक मत देना। इररिलेवेंट टाइप का मॉक, जिसे मान लो ओलिव बोर्ड में बहुत टफ क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो परेशान मत होना तुम्हारे अगर 40 नंबर भी आ रहे हैं 200 में से। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, टफ क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं ताकि लगे कि हम ही सबसे अच्छा मॉक बना रहे हैं। टफ क्वेश्चन नहीं, एग्जाम ओरिएंटेड मॉक बनाना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो अगर आपके ओलिव बोर्ड दे रहे हो, जरूरी नहीं 40 में से 40 आए, 40 में से 40 नंबर आए 200 में से, तो आप दिक्कत में हो, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। परेशान मत होना, रिलैक्स रहना। पीएम का दे लो अगर तुम्हें लगता है ओली बोर्ड में नंबर नहीं आ रहे हैं, और आप अड्डा का दे लो, ठीक है। ये सब थोड़े एग्जाम ओरिएंटेड रहते हैं जो आरआरबीस वाले, ठीक है। तो ये दे सकते हैं यहाँ पर, यहाँ नंबर आपके ठीक ठाक आएंगे, देना आप कॉन्फिडेंट फील करोगे। अगर आपको लगता है नहीं मुझे तब भी ओली बोर्ड देना है, तो आपके 40-50-60 जो भी नंबर आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, इससे निराश मत होना। एग्जाम में जाके आप फोड़ दोगे, पक्का जान लो, ठीक है। ये मोर देन एनफ नंबर होते हैं, ठीक है। होपफुली गलतियों पे काम करोगे, जो भी गलती रहेगी उसको जरूर अच्छा करोगे। जो भी डाउट्स होते हैं प्लीज कमेंट कर लेना, आई विल ट्राई टू आंसर। छोटा सा वीडियो है, होपफुली आपको हेल्प जरूर करेगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मेहनत से पढ़ते रहिए। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक गाइस, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।